नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पी चिदम्बरम ने शनिवार को चुनावी बॉन्ड को वैध रिश्वतखोरी करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही इसकी नई किस्त 4 अक्टूबर को खुलेगी, यह बीजेपी के लिए सुनहरी फसल होगी। जिस चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं, उस पर लगातार विवाद होते रहे हैं। बिना नाम के मिलने वाले चुनावी बॉन्ड को अपारदर्शी बताया जाता रहा है, जबकि इसको पारदर्शिता के नाम पर ही शुरू किया गया था। इसके तहत मिलने वाले चुनावी चंदे का अधिकतर हिस्सा बीजेपी को ही मिलता रहा है। इसी को लेकर चिदम्बरम ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त 4 अक्टूबर को खुलेगी। ये भाजपा के लिए सुनहरी फसल होगी। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो तथाकथित गुमनाम चंदे का 90% हिस्सा भाजपा को जाएगा। 60 गांठ वाले पूंजीपति अपनी चेकबुक खोलकर दिल्ली में स्वामी और मास्टर को परोसेंगे। चुनावी बॉन्ड वैध रिश्वतखोरी है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में खालिस्तानी समर्थक आखिर इतने उग्र कैसे हो रहे हैं? हाल ही में कनाडा के कई शहरों में, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में और सैन फ्रांसिस्को में हिंसा की खबरें आई थी। अब यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को शुक्रवार को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दोरईस्वामी को कट्टरपंथी ब्रिटिश सिख कार्यकर्ताओं के एक समूह ने रोक दिया, जिन्होंने उनसे कहा कि उनका स्वागत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एक खालिस्तानी समर्थक ने कहा कि उनमें से कुछ को पता चला है कि दोरईस्वामी ने अल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारा की गुरुद्वारा समिति के साथ एक बैठक की योजना बनाई थी। उसने कहा कुछ लोग आए और उनसे कहा कि उनका स्वागत नहीं है। थोड़ी झड़प हुई। खालिस्तान समर्थक ने कहा कि हम यूके भारत की मिलीभगत से तंग आ चुके हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से हालिया तनाव के कारण ब्रिटिश सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। वीके सिंह के अनुसार जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, उससे वहां विभिन्न ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। मुझे एहसास है कि ये क्षेत्र यानी पीओके, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बल प्रयोग करके और फिर संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के कारण अर्धस्थायी हो गया, अपने आप हमारे पास वापस आ जाएगा। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा था। बता दें, बीते दिनों उन्होंने कहा था कि इंतजार करिए, पीओके खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के काफिले को पास कराने के लिए पटना पुलिस ने एक एम्बुलेंस को 1 घंटे तक रोक रखा। मिल रही जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के काफिले को पास कराने के लिए पटना पुलिस ने एक एम्बुलेंस को 1 घंटे तक रोके रखा, जिस वजह से उस एम्बुलेंस में सवार एक मरीज की जिंदगी दांव पर लग गई। मासूम एम्बुलेंस में काफी देर तक बेहोश रहा और इस दौरान उसकी मां पुलिस वालों से एम्बुलेंस को जाने देने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। इस पर लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी सूची के आने के बाद से ही बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन और लंबी हो गई है। दर्जन भर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बुंदेलखंड में भाजपा को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। पन्ना जिले के बाद अब छतरपुर में बड़ा झटका लगा है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल ने भोपाल पार्टी कार्यालय में अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। वो राजनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने यहां से अरविंद पटेलिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। घासीराम ने एमपी तक से खास बातचीत में कहा कि वो इस विधानसभा चुनाव में मैदान में जरूर उतरेंगे। अगर उन्हें किसी भी पार्टी से टिकट दिया जाता है तो अच्छी बात है, अगर टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर भी टाइम्स नाउ का सर्वे आया है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। सर्वे में दोनों पार्टियों को 42% से अधिक वोट शेयर हासिल करती ही नजर आ रही हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 95 से 105 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर में 0.60% से भी कम का अंतर है। वहीं अन्य पार्टियों को 15% वोट शेयर के साथ 3-6 सीटें आने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ द्वारा सर्वे में बताया गया है कि अगर राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 43.8% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 13.40 वोट फीसदी मिल सकते हैं। जयपुर में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब सबकी निगाहें आज से होने वाली भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भाजपा के अन्य प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओबीसी और जाति जनगणना पर काफी भाषण दिया। उन्होंने जाति जनगणना को एक्सरे से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पोलायकला में कहा कि हिंदुस्तान के एक्सरे एवं एमआरआई का वक्त आ गया है और हम सत्ता में आते ही ये काम करेंगे। करीब 30 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमकर आड़ो हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी पर नफरत फैलाने और देश को बांटने का आरोप दोहराया। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी भारत के प्रमुख उद्योगपति अडानी पर जमकर बरसे। इसके बाद उनका भाषण ओबीसी पर रहा। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार दावा करते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के हितों का संरक्षण वे और भाजपा नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने अपना पुराना आरोप मध्य प्रदेश में दोहराते हुए कहा, देश में 90 सचिव हैं, भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन कुल 3 ओबीसी सेक्रेटरीज को ही काम का अवसर दिया गया है। इन 3 के पास महज 5% बजट एलोकेशन भर का अधिकार है। राहुल गांधी ने एमपी में कमलनाथ सरकार द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण का कानून बनाने का याद दिलाते हुए कहा, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने उस कानून को पंचर कर दिया। अपने राजनीतिक हितों के लिए कानून को मूर्त रूप नहीं लेने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिन जिन सूबों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, 35 साल पुराने शाहजहांपुर जिले के दौरे के दरमियान की दाल बाटी और मेरी जवानी आज की सभा में याद आ गई, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कमलनाथ ने कहा, राहुल जी, आप जिस प्रदेश में आए हैं ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 है। उन्होंने आगे कहा, ये चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हर ओर एवं हर तरह से प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। अपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवराज ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। किसान भटक रहा है, बीज खाद के लिए भटक रहा है, आमजन और गरीब के हिस्से में केवल थोती घोषणाएं भरी आ रही हैं। शिवराज सिंह की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, भाजपा को रेड कार्ड की यात्रा निकालना चाहिए। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 50% कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। इंदौर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय को खुली चुनौती दी है और कहा कि वो अपनी सीट नहीं बदलेंगे। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कैलाश जी ने अपने बेटे की बलि चढ़ाई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने से आकाश विजयवर्गीय के टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे लेकर विधायक शुक्ला ने हमला बोला। बता दें, संजय शुक्ला इंदौर 1 से 2018 के विधानसभा चुनावों में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। मई में मणिपुर में संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर को 6 बार निशाना बनाया गया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी का कहना है कि उन्होंने अपने 3 दशकों के राजनीतिक करियर में कभी भी सत्तारूढ़ दल के प्रति इस तरह की शत्रुता नहीं देखी है। उन्होंने कहा, मैं लोगों के घर जलाओ चिल्लाते हुए सुनकर थक गई हूँ। कितने लोगों के घर जलाए गए हैं, कितने लोग राज्य में विस्थापित हैं, वो मुझे विस्थापित क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी भूमिका को लोगों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में देखती हैं। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच प्रदेश की बीजेपी इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और हिंसा न रोकने को लेकर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रदेश बीजेपी ने जेपी नड्डा को लिखा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को जातीय हिंसा रोकने में नाकाम रही है।
पहली बार इस तरह का कदम उठाते हुए प्रदेश इकाई ने लिखा है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अखबार लिखता है कि शुक्रवार को ये चिट्ठी जेपी नड्डा को भेजी गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी प्रमुख ए शारदा देवी समेत पार्टी दफ्तर के शीर्ष 8 पदाधिकारी शामिल हैं। ये नेता पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। पत्र में लिखा है, लोगों की नाराजगी और गुस्सा अब बढ़ रहा है। लंबे वक्त से जारी तनाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा जा रहा है कि वो मामले को सुलझाने में और शांति स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बता दें, एक दिन पहले मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के निजी आवास और एक और बीजेपी विधायक के घर पर हमला किया था। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही कोई पोस्टर। वाशिम में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि चुनाव के लिए ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही पोस्टर और ना ही लोगों को चाय पिलाई जाएगी। जिन्हें वोट देना है देंगे, जिन्हें नहीं देना है नहीं देंगे, लेकिन ना तो मैं रिश्वत लूंगा और ना ही देने दूंगा। टेलीकॉम सर्विस कंपनी वोडाफोन आइडिया पर ट्राई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी पर यह जुर्माना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अनचाही कॉल और एसएमएस पर रोक लगा पाने में नाकाम होने पर लगाया है। एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। यह टेनिस से भारत का दूसरा पदक है। 1 घंटे और 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद बोपन्ना ने एशियाई खेलों में अपना पहला मिश्रित युगल स्वर्ण पदक जीत लिया। इससे पहले भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह और दिव्या थोडिगोल ने एशियाई खेलों में 2023 में 7वें दिन पहला पदक जीता। वहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में भारत का तीसरा पदक पक्का कर दिया। भारत के टीटी स्टार मनिका बत्रा अपना सिंगल्स आखिरी 8 मैच हार गई हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।